जैसे बड़े शहर में रहती थी। एक पत्रकार थी, इसीलिए हमेशा उसका इधर उधर जाना लगा रहता था। कई बार उसे बस से लंबा सफर भी करना पड़ता था। एक बार वह बस से दिल्ली आ रही थी, तभी बस में एक 11 साल का बच्चा उसके पास आकर भीख मांगने लगा। दीदी 5 रुपया दे दो। बेटा भीख नहीं मांगते, गंदी बात होती है। मैं भीख कहाँ मांग रहा हूँ, आपको एक गाना सुना देता हूँ। मैंने कहा फूलों से हंसो तो वो खिलखिला कर हंस दिए, और ये कहाँ जीवन है, हंसो मेरे भाई हंसने के लिए। अरे वाह, तुम तो बहुत अच्छा गाते हो। किसने सिखाया तुम्हें इतना अच्छा गाना? कोई नहीं सिखाया दीदी, मैं खुद गाता हूँ, तभी तो पैसे मिलते हैं। तुम पैसों के लिए गाते हो, फिर क्या करते हो पैसों का? आप भी ना बहुत पकाऊ हो दीदी, सवाल पर सवाल। पैसों का क्या करते हैं ये भी कुछ पूछने की बात है। खाना खाता हूँ और रोज के 40 रुपए बस अड्डे के चौकीदार को देता हूँ। उन्हें किस लिए देते हो? अरे वही तो अपने को सोने की जगह देते हैं, नहीं तो कहाँ रहूंगा मैं? घर, माँ बाप कुछ नहीं है क्या? माँ भाग गई और बापू माँ के गम में दारू पीकर मर गया। तुम इतने छोटे हो, रात में बस अड्डे पर सोते हो, तुम्हें डर नहीं लगता? नहीं, अब नहीं लगता। अब टॉमी सोता है ना मेरे पास, इसीलिए। तुम कुत्ते के साथ सोते हो? अपन दोनों ही अनाथ है, उसका भी कोई नहीं और मेरा भी कोई नहीं। जानती हो, जब से वो आया है मेरे पैसे चोरी नहीं होते, नहीं तो रोज रात में वो चौकीदार मेरे पैसे चुरा लेता था। अब जैसे ही कोई मेरे पास आता है वो भौंकने लगता है। तुम्हारा नाम क्या है? मुझे तो सब यहाँ अलग अलग नाम से बुलाते हैं, और वो चौकीदार तो मुझे कुत्ता कहता है, और बसों में छोटू। सुप्रिया को उसकी बातें सुनकर बहुत दुख हुआ। कितना प्यारा था वह बच्चा, एकदम से उसकी आंखों में बस गया। सुनो, आज से तुम्हारा नाम कृष्णा है, और कृष्णा कभी भीख नहीं मांगते, वो तो लोगों को देते हैं। ये 500 रुपए है, इन्हें संभाल कर रखना, कहीं चोरी ना हो जाए। कल सुबह इन पैसों से फूल, पेन, चने या नींबू जो मन करे खरीदना और बेचना। इनसे जो पैसे आएंगे उनसे और ज्यादा सामान खरीद कर बेचना। फिर तुम्हें ना तो किसी के सामने भीख मांगनी पड़ेगी और ना ही गाना सुनाना पड़ेगा। कृष्णा, बहुत अच्छा नाम है कृष्णा, बिल्कुल भगवान के माफिक। अब मैं अपना नाम सबको बताऊंगा, अब मुझे कोई छोटू या कुत्ता नहीं बुलाएगा। वह जोर से चिल्लाया, मेरा नाम कृष्णा है, सुन रहे हो ना सब लोग? दीदी आप बहुत अच्छी है, मैं आपसे वादा करता हूँ कि अब कभी भीख नहीं मांगूंगा। बहुत अच्छी बात है, कल से कुछ बेचना शुरू कर देना। अब मैं चलती हूँ। आपकी बहुत याद आएगी दीदी, आती रहना, मैं यहीं किसी बस में आपको मिल जाऊंगा। अच्छा, तो मुझे याद करोगे? ठीक है, जब भी मेरी याद आए तो ये पकड़ो मेरा कार्ड, इस पते पर आ जाना। कभी मौका मिले तो टीवी पर समाचार देखना, मैं वहीं आती हूँ। सुप्रिया ये कहकर चली गई। कृष्णा उसे दूर तक देखता रहा। उसकी मुट्ठी में वो कार्ड और 500 रुपए का नोट था, जो उसके लिए करोड़ों की संपत्ति के बराबर था। उसे रात भर नींद नहीं आई। सुप्रिया ये कहकर चली गई। कृष्णा उसे दूर तक देखता रहा। उसकी अगले दिन सुबह, लगता है सुबह हो गई, मुझे उठ जाना चाहिए। दीदी के दिए पैसों का सामान जो खरीदना है, आज से भीख बंद। वह जल्दी से उठा और बाजार की तरफ दौड़ा। चारों तरफ देखने लगा कि क्या खरीदूं। दीदी ने तो कई चीजों के नाम बताए थे, लेकिन क्या लूं? बस में फूल, पेन, ये सब कौन खरीदेगा? चने, हाँ चने खरीद लेता हूँ। मैंने देखा है लोगों को मसाले वाले चने बहुत पसंद है। कृष्णा ने 1 किलो चने, नींबू, प्याज और कुछ मसाले खरीदकर चटपटे मसाले वाले चने तैयार किए, जो बहुत ही स्वादिष्ट बने। उन्हें रखकर बेचने के लिए कुछ अखबार खरीदे और बस में मसाले वाले चने बेचने शुरू कर दिए। आज वह अपनी मेहनत की कमाई देखकर वह बहुत खुश हुआ।
रात में वह टॉमी से बात करने लगा। देख टॉमी, मेरी पहली कमाई, अगर दीदी मुझे मिल जाए तो मैं अपनी पहली कमाई उनको दे दूं। इस पर उन्हीं का अधिकार है। उसे एकदम से सुप्रिया की आवाज आई। उसने देखा कि बस अड्डे के पास एक दुकान में टीवी में दुकान मालिक समाचार सुन रहा है, जहां वो गरीब बच्चे की पढ़ाई के लिए बोल रही थी। अगर मेरे माँ बाप होते तो मैं भी पढ़ता। आरामी पढ़कर क्या हवाई जहाज उड़ाएगा, भाग यहाँ से। ना जाने कब से मेरा टीवी देख रहा है। कृष्णा उसकी बात सुनकर रोने लगा। तभी टॉमी ने दुम हिलाई। कृष्णा समझ गया कि उसका रोना टॉमी को अच्छा नहीं लगा। वो चुप हो गया। वैसे टॉमी, पढ़ तो मैं भी सकता हूँ। आप उनको कौन सा सारी रात चने बेचना है? दिन में चने बेचूंगा और रात में पढ़ूंगा। लेकिन मुझे पढ़ाएगा कौन? लगता है चने शाम को बेचने पड़ेंगे और सुबह के लिए कोई सरकारी स्कूल खोजना पड़ेगा। हवाई जहाज उड़ाकर तो नहीं, लेकिन उस दुकान मालिक को पढ़कर जरूर दिखा दूंगा। जहाँ हौसले बुलंद होते हैं वहाँ राहें खुद ब खुद मिल जाती हैं। कृष्णा को पास के सरकारी स्कूल में दाखिला मिल गया। अब वह दोपहर तक स्कूल जाता, आए दोपहर बाद चने बेचता। चने से ज्यादा फायदा ना होता देख वह नींबू बेचने लगा, जिससे उसे बहुत आमदनी होने लगी। वैसे भी लोगों को सफर में नींबू में नमक लगाकर खाना बहुत अच्छा लगता था। वह हमेशा सब्जी वाले से नींबू खरीद कर बेचता था, लेकिन जब उसकी बिक्री ज्यादा होने लगी तो वह मंडी से खरीदने लगा और मंडी से मुनाफा होता देख उसने अपना नींबू का गोदाम बना लिया, जहां से लोग मंडी के लिए नींबू थोक के भाव में खरीद कर ले जाते थे। अब उसके पास समय ही समय था, जिसकी वजह से अब उसका सारा ध्यान अपनी पढ़ाई की तरफ था। कृष्णा अपनी जिंदगी में इतना व्यस्त हो गया कि कभी सुप्रिया से मिल ही नहीं पाया, लेकिन वह अपनी उस दीदी को कभी नहीं भूला। वह चाहता था कि किसी दिन वह पढ़ लिख कर कुछ बने और फिर सुप्रिया से मिलने जाए, लेकिन शाम के 7 बजे वह टीवी पर उसके समाचार देखने नहीं भूलता। बहुत साल गुजर गए। कृष्णा ने काम के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी पूरी कर ली। कुछ सालों के बाद उसकी भर्ती पुलिस अधीक्षक एसपी के पद पर हुई। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं खुद को दीदी से मिलने से नहीं रोक पाऊंगा। उनके 500 रुपए का मैं जिंदगी भर आभारी रहूंगा। आज मैं इस वर्दी में उनके सामने जाकर खड़ा होऊंगा तो शायद वो अंदाजा भी न लगा पाए कि मैं कौन हूँ। हो सकता है दीदी मुझे भूल गई हो, लेकिन मैं तो नहीं भूल सकता। उनके दिए 500 रुपए ने मेरी जिंदगी बदल दी। सुप्रिया का दिया हुआ कार्ड कृष्णा ने आज भी बड़ी हिफाजत से रखा हुआ था। तभी कांस्टेबल ने आकर कहा, सर, एक महिला पत्रकार आपका इंटरव्यू लेने आई है। मेरा इंटरव्यू? मगर किस लिए? मैंने तो अभी तक कोई काम नहीं किया जिसकी वजह से मेरा इंटरव्यू लिया जाए। खैर, उन्हें भेज दो। वह पत्रकार कोई और नहीं सुप्रिया थी, जिसे देखते ही कृष्णा की आंखें खुशी से भर गई। वह कुछ नहीं बोल पाया। सुप्रिया उसे नहीं पहचान पाई, क्योंकि उस समय वह केवल 9-10 साल का बच्चा था। सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपको सड़कों और बसों में नींबू बेचते हुए आपको पढ़ने का विचार कैसे आया? आपको किसने प्रेरित किया कि आज आप इतने ऊंचे पद पर आसीन हैं? मेरी दीदी ने। जानते हो, जब मैं छोटा था तो बसों में चढ़कर भीख मांगता था। वहीं मुझे वह दीदी मिली जिन्होंने मुझे मेरा नाम दिया, एक पहचान दी और साथ में एक 500 का नोट देकर यह भी कहा कि आज के बाद कभी भीख मत मांगना। ये कहकर वह सुप्रिया के पैरों में बैठ गया और खुशी के मारे रोने लगा। सुप्रिया उसे पहचान गई। कृष्णा, तुम? आज मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने मेरी बात मानी और इस मुकाम पर पहुँचे। काश मैं भारत के हर एक बच्चे की गरीबी मिटाकर उन्हें तुम्हारी तरह अपने पैरों पर खड़े होने के लिए प्रेरित कर सकती। दीदी, आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। भूलने को कौन कहता है? बस जब भी मेरी याद आए तो मेरी तरह गरीब बच्चों की मदद करना, क्योंकि अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ। मेरे पास अब पैसा भी नहीं है। क्यों दीदी? पति रहे नहीं
और बेटा बहू के साथ विदेश चला गया। जो कमाती हूँ उससे खुद का ही गुजारा हो पाता है। दीदी, आप चिंता न करें, आज से आप मेरे साथ रहेंगी और हम दोनों मिलकर गरीब बच्चों के लिए कुछ करेंगे। और फिर सुप्रिया कृष्णा के साथ रहकर गरीब बच्चों की मदद करने लगी। हेलो दोस्तों, चुनमुन टीवी पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए बंटी की अनोखी कहानी लेकर आए हैं, तो कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे चैनल पर। और आज की बंटी की कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारी आने वाली नई नई कहानी की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सबसे पहले धन्यवाद। बंटी एक 5 साल का लड़का था। बंटी के पिता एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, जिसके कारण उसके पिता मिस्टर बजाज हमेशा बिजी रहते थे। बंटी स्कूल से घर आता और अपने कमरे में पढ़ने बैठ जाता। इसी तरह उसके दिन की शुरुआत होती और इसी तरह उसका दिन खत्म होता। एक दिन बंटी ने अपने पापा से कहा, पापा, आपके पास इतना भी टाइम नहीं है कि आप 2 मिनट मुझसे ही बात कर ले। मैं घर में अकेला रहकर बोर हो जाता हूँ और आप मुझे दोस्तों के साथ बाहर खेलने भी नहीं देते। बंटी बेटा, मैं क्या करूँ? मैंने बचपन में बहुत गरीबी देखी है। मेरे पिता यानी कि आपके दादाजी बहुत गरीब थे। मैंने ये सब अपनी मेहनत से बनाया है। जब तुम्हारी माँ तुम्हें मुझे देकर भगवान के पास चली गई थी ना, तब मैं ही जानता हूँ कि मैंने तुम्हें कैसे पाला है। लेकिन पापा, मेरे दादा दादी जी कहाँ है? ना तो मैंने उनकी आज तक फोटो देखी है और ना ही आपने कभी उनके बारे में बताया है। बेटा, आपके दादा दादी जी भी आपके आने से पहले भगवान के पास चले गए थे, इसलिए बेटा मुझ पर बहुत जिम्मेदारी आ गई थी। अब मैं इस शहर का जाना माना बिजनेसमैन हूँ, इसलिए बेटा मेरे पास समय नहीं रहता है कि मैं आपसे बात करूँ। और वैसे भी आपके खेलने के लिए इतने सारे खिलौने हैं ना। लेकिन पापा, मेरे दादा और दादी की एक भी फोटो हमारे घर पर क्यों नहीं है? जैसे आपने मम्मी की फोटो लगाई है, वैसे उनकी क्यों नहीं लगाई? और आप कभी उनके बारे में बात करना भी पसंद नहीं करते, ऐसा क्यों? बंटी के पिता को गुस्सा आ जाता है और वो बंटी से कहते हैं, बंटी, मैं तुम्हें हर बात का जवाब देना सही नहीं समझता। अब फिर से कभी दादाजी की बात मत करना मुझसे, तुम समझे? ये कहकर मिस्टर बजाज वहाँ से चले जाते हैं। बंटी रात भर अपने पापा की बात सोच सोच कर रोता रहा और अगली सुबह स्कूल जाने के लिए तैयार हो गया। बंटी के पिता बंटी को देखकर कहते हैं, अरे वाह बंटी बेटा, गुड मॉर्निंग, आज जल्दी तैयार हो गए। बंटी उनकी बात का कोई जवाब नहीं देता है और वो नाश्ता करके अपनी कार से स्कूल जाने लगता है। थोड़ी देर बाद बंटी स्कूल पहुंच जाता है। स्कूल के बाहर भीड़ लगी थी। बंटी भी वहां खड़ा हो जाता है और देखता है कि एक बूढ़ा आदमी सड़क किनारे बेहोश पड़ा है और पानी मांग रहा है। पानी, पानी, कोई पानी दे दो। बंटी को उस बूढ़े आदमी को देखकर अपने दादाजी की याद आ जाती है और वो अपनी पानी की बोतल से उन्हें पानी पिलाने लगता है। दादाजी, आप यहाँ कैसे गिर गए? शुक्रिया बेटा, मैं यहाँ स्कूल के बाहर आज भीख मांगने आया था, लेकिन स्कूल के गार्ड ने मुझे धक्का देकर गिरा दिया और बच्चा चोर कहकर लोगों ने मुझे मारा भी। दादाजी, आप रोइए मत, ये कुछ पैसे हैं, ये आप रख लो और इस टिफिन बॉक्स में खाना है, इसे खा लो। बंटी अपनी पॉकेट मनी और अपना लंच बॉक्स उस बूढ़े आदमी को दे देता है। अरे नहीं बेटा, इसका मैं क्या करूँगा, तुम बहुत ही अच्छे बच्चे हो, ये आप ही रख लो। आपके मम्मी पापा ने ये आपके लिए ही दिया है, मैं इसे नहीं ले सकता। वैसे आपके पापा का क्या नाम है? बंटी अपने पापा का नाम उन्हें बता देता है
उनका नाम सुनते ही वो बूढ़ा आदमी बंटी से कहता है, तुम बजाज के बेटे हो? हाँ दादाजी, मैं उन्हीं का बेटा हूँ। आप जानते हो उन्हें? नहीं बेटा, वो तो बड़े बिजनेसमैन हैं, उन्हें कौन नहीं जानता। बंटी उस बूढ़े आदमी से बात करने लगता है। तभी इतने में स्कूल की बेल बज जाती है और बंटी स्कूल में पढ़ने चला जाता है। ऐसे ही ये सिलसिला रोज चलने लगा। वो बूढ़ा आदमी रोज स्कूल के बाहर बंटी का इंतजार करता और बंटी भी स्कूल के बाद घंटों उस बूढ़े आदमी के साथ खेलता। बंटी अब बहुत खुश रहने लगा था क्योंकि उसे उस बूढ़े आदमी में अपने दादाजी मिल गए थे। एक दिन बंटी स्कूल से घर लेट आया तो उसके पिता ने ड्राइवर को बहुत डांटा और कहा, मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ बंटी को तुम स्कूल से बहुत लेट लेकर आते हो और उसकी सारी पॉकेट मनी को तुम खर्च करा देते हो। अरे नहीं नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं है। बंटी बाबा तो स्कूल के बाहर एक बूढ़े आदमी के साथ घंटों तक पार्क में बातें करते हैं और खेलते हैं और उसी के लिए बंटी बाबा अपने पैसे खर्च कर देते हैं। कौन है वो बूढ़ा आदमी? उसके स्कूल का टीचर है क्या? अरे नहीं साहब, वो तो वहाँ भीख मांगने आता है और बंटी बाबा उसे ही पैसे दे देते हैं। हाँ। इतने में बंटी हंसता हुआ स्कूल जाने के लिए आता है और अपने पापा से कहता है, पापा, आज की पॉकेट मनी दीजिए, मुझे देर हो रही है। आज से तुम्हें कोई पॉकेट मनी नहीं मिलेगी और ये जो तुम सारे पैसे उस भिखारी बुढ़े पर लुटा रहे हो ना, वो भी आज से बंद कर दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। सुना तुमने? स्कूल की छुट्टी के बाद अगर तुम सीधे घर नहीं आए ना तो तुम्हारी आज खैर नहीं। बंटी को अपने पिता की बात बहुत बुरी लगती है और वो रोते हुए स्कूल चला जाता है। लेकिन स्कूल की छुट्टी होने के बाद ड्राइवर जब उसे लेने जाता है तो बंटी स्कूल में नहीं मिलता है, जिससे ड्राइवर घबराकर बंटी के पिता को फोन करता है। हेलो साहब, साहब, बंटी बाबा स्कूल में नहीं है। लगता है आज उस बूढ़े भिखारी को बंटी बाबा ने पैसे नहीं दिए तो वो शायद उन्हें पकड़ कर ले गया है साहब। मिस्टर बजाज ड्राइवर की बात सुनकर घबरा जाते हैं और फौरन पुलिस को फोन कर देते हैं। पुलिस उस बूढ़े की हर जगह तलाश करती है लेकिन उसकी कोई खबर नहीं मिलती है। 3 दिन बीतने के बाद पुलिस का फोन मिस्टर बजाज के पास आता है। हेलो सर, हमने उस बूढ़े आदमी को पकड़ लिया है, आप फौरन आ जाइए थाने में। मिस्टर बजाज संयोग से उस वक्त बिजनेस के सिलसिले में बाहर गए हुए थे। वो फोन पर पुलिस से कहते हैं, सर इस वक्त मैं बाहर हूँ और शाम तक आ जाऊंगा। आप उस बुढ़े से हर हाल में बंटी का पता लगाइए, जितना पैसा लगे लगा दीजिए, लेकिन उस बूढ़े को छोड़ना नहीं जब तक कि वो बंटी के बारे में बता ना दे। पुलिस भी बूढ़े भिखारी को थाने में बहुत मारती है लेकिन उस बूढ़े ने अपना मुंह नहीं खोला। पुलिस ने गुस्से में उससे कहा, देख हम जानते हैं तू ही बच्चा चोर है। हमने स्कूल से पता लगाया था कि पहले भी तू कई बार स्कूल के बाहर बंटी से मिलता था और एक बार स्कूल के गार्ड ने भी तेरी पिटाई की थी, इसलिए सच सच बता दे बंटी कहाँ है। साहब आपको जितना मारना हो मार लीजिए, लेकिन बंटी को पाकर कोई बहुत खुश है और उसकी आखिरी खुशी के आगे ये मार तो कुछ भी नहीं है साहब। आप मारिए और मारिए और जब आप थक जाए ना तो बंटी के पिता से मुझे मारने की कीमत और बढ़वा लीजिए। वो बहुत धनवान है, पहले भी कई बार उसने ऐसा किया है। अच्छा, तो तू मिस्टर बजाज को पहले से जानता है, इसीलिए तूने उनका बच्चा चुरा लिया है। पुलिस को उसकी बात सुनकर उस पर बहुत गुस्सा आता है। वो उसे फिर से मारने लगते हैं। थोड़ी देर बाद बंटी के पिता भी थाने आ जाते हैं। अरे कहाँ है वो भिखारी? उसे मैं आज जान से मार दूंगा। अरे उसकी हिम्मत कैसे हुई बंटी को छूने की? बंटी के पिता जैसे ही उस बूढ़े आदमी को देखते हैं उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो बूढ़ा आदमी और कोई नहीं बंटी के असली दादाजी ही थे। वो अपने पिता को देखकर हैरान रह जाता है
और उनसे कहता है, पिताजी ये सब आपने किया है? मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मेरी जिंदगी से चले जाइए, फिर भी आप लौट कर आ गए। अरे आखिर आप चाहते क्या है? बेटा, एक बूढ़ा बाप अपने बच्चे से क्या चाहता है? सिर्फ इतना कि बुढ़ापे में उनका बेटा उनका सहारा बने। लेकिन तुमने तो मेरी जायदाद के लालच में अपने माँ बाप को ही धक्के मार कर निकाल दिया था और अपने पोते का मुंह तक नहीं देखने दिया तुमने। पुलिस उनकी बात सुनकर कहती है, सर ये बूढ़ा भिखारी आपके पिताजी हैं? अरे आपने पहले क्यों नहीं बताया? हमने तो इन्हें बहुत मारा है। इन्हें छोड़ दो, मेरी वजह से इनकी काफी पिटाई हो गई है। लेकिन पिताजी बंटी कहाँ है ये बता दीजिए और मुझे इसके लिए माफ कर दीजिए। अरे बेटा, माफी क्यों मांग रहे हो? बंटी जहाँ भी है वो ठीक है। और हाँ, आज जो मुझे यहाँ मार मिली है ना, वो तो मेरे बेटे की तरफ से बूढ़े बाप को तोहफा है। आओ, मैं तुम्हें तुम्हारा बंटी दे देता हूँ। वो बूढ़ा आदमी उन्हें लेकर अपनी झोपड़ी में जाता है, जहाँ बंटी अपनी दादी के सिरहाने बैठे उनके माथे पर पानी की पट्टी रख रहा था। उसकी दादी अपने बेटे को सामने देख रोकर कहती है, आखिर भगवान ने मेरी सुन ही ली। मेरे अंत समय में मेरे पोते और मेरे बेटे को मेरे सामने ला ही दिया। बेटा, हमने क्या गलती की थी जिसके लिए तुमने हम दोनों को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया और अपने पोते का मुंह तक नहीं देखने दिया? हमारी सारी संपत्ति तो तेरे लिए ही थी, बस उसे हम बेचना नहीं चाह रहे थे। मेरे इतना कहते ही तुमने मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया था, क्योंकि तुम्हें हमारे फटे पुराने कपड़ों में शर्म आती थी। इसीलिए ना बेटा, मरते समय एक बात कहूंगी, कभी माँ बाप के फटे कपड़ों में शर्म नहीं करनी चाहिए। हमने तुम्हें काबिल बनाने में अपने तन का ख्याल नहीं किया था। तभी बंटी अपने दादाजी के जख्म देखकर कहता है, दादाजी ये इतनी सारी चोट कैसे लग गई आपको? अरे कुछ नहीं बेटा, आज एक नालायक बेटे ने अपना बेटा होने का फर्ज अदा कर दिया है, ये उसी का इनाम है। तभी बंटी अपने पापा से कहता है, पापा, मेरे दादा दादी जी जब जिंदा थे तो आपने कभी मुझे क्यों नहीं बताया? मैंने जब जब भी इनके बारे में पूछा तब आपने कहा कि मेरे दादाजी भगवान के पास चले गए हैं। ऐसा क्यों किया पापा आपने? तभी बंटी की दादी कहती है, बंटी बेटा, ये नहीं चाहते थे कि तुम हमारे साथ रहो, इसीलिए इसने तुम्हें हमसे दूर कर दिया। क्योंकि इनके पढ़े लिखे समाज में बूढ़े माँ बाप को साथ रखना शोभा नहीं देता। पर बजाज बेटा, जरा सोचो, जो आज तुमने हमारे साथ जीते जी किया है, वो कल बंटी बड़ा होकर तुम्हारे साथ करे तो क्या तुम इसे स्वीकार कर सकोगे? मैं तो आज सच में मरने वाली हूँ। बस अंतिम इच्छा यही थी कि मरने से पहले मैं अपने पोते और बेटे का मुंह देख सकूं, ताकि मेरी सालों की प्यास बुझ जाए। आज भगवान ने मेरी ये इच्छा भी पूरी कर दी। अब मैं चैन से मर सकूंगी बेटा। मिस्टर बजाज रोते हुए कहते हैं, नहीं, मुझे माफ कर दीजिए। मैं पैसों के लालच में अंधा हो गया था और अपने असली अनमोल खजाने को घर से बाहर कर दिया था। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा माँ। मैं शहर के बड़े से बड़े डॉक्टरों की लाइन लगा दूंगा माँ। बंटी की दादी रोते हुए कहती है, बेटा, शहर के बड़े से बड़े डॉक्टरों की लाइन का अब कोई काम नहीं है ना। बस एक बार मुझे माँ कहकर मेरी चिता को अग्नि लगा देना। मैं बस तुझसे इतना ही मांगती हूँ, और मेरे मरने के बाद अपने पिता को साथ रख लेना, क्योंकि मेरे पोते को मुझसे मिलाने में इन्होंने जो तकलीफ उठाई है वो कुछ कम हो सके। बस मेरी अंतिम यही इच्छा है। नहीं माँ, ऐसा मत बोलो माँ।
मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा माँ। बंटी के पिता के मुंह से माँ शब्द सुनते ही बंटी की दादी अपने शरीर को छोड़कर चली जाती है। बंटी अपनी दादी से लिपटकर बहुत रोता है। दादी, दादी, दादी। मिस्टर बजाज भी अपनी माँ की अंतिम इच्छा पूरी करते हुए उनकी चिता को अग्नि देते हैं और अपने पिता को घर ले आते हैं और खुशी खुशी उनके साथ रहने लगते हैं। आज बंटी के अनोखे और अनजान रिश्ते ने आज एक भटके हुए बेटे को रास्ते पे ला दिया था। अब बंटी अपने दादा के साथ खुशी खुशी अपने घर में रहने लगा था, जिससे बंटी के सूने जीवन में खुशियां फिर से लौट आई थी।